आज हम जिस डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं इसका नाम है अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़। इसमें जो पहले पॉइंट है वो इस तरह से है कि अल्कोहल जो है मोस्ट कॉमन कॉज है क्रोनिक लिवर डिजीज़ का। ये आपको ध्यान रखना है कि क्रोनिक लिवर डिजीज़ का वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन कॉज अल्कोहल ही है। Almost all heavy drinkers will have alcohol-related fatty liver, but only a minority will develop clinically significant liver disease। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हैवी ड्रिंकर्स हैं वो सब के सब अल्कोहल रिलेटेड फैटी लीवर को डेवलप करेंगे, यानी फैटी लीवर सब में डेवलप होगा, लेकिन कुछ ही ऐसे हैवी ड्रिंकर होंगे जो कि अल्टीमेटली लिवर डिजीज़ को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, कुछ ही ऐसे खुशनसीब या हम कहें बदनसीब लोग होंगे जो कि लिवर डिजीज़ को डेवलप करेंगे, जैसे कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस। अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो जो है सिर्फ फैटी लिवर ही डेवलप करते हैं और इसके मुकाबले में कुछ दूसरे लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस तक या सिरोसिस तक की स्टेज तक पहुंच जाते हैं। इसकी वजह के लिए सेवरल फैक्टर, रिस्क फैक्टर एक्चुअली में डिस्क्राइब किए गए हैं, जिनमें से पहला है अमाउंट ऑफ एल्कोहल कंज्यूम्ड। यूके के अंदर 1 यूनिट ऑफ एल्कोहल के अंदर 8 ग्राम ऑफ एल्कोहल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और यूके के अंदर जो थ्रेश होल्ड है, यानी कितनी अल्कोहल आप पी सकते हैं, वो है 14 यूनिट ऑफ एल्कोहल पर वीक। ये डिसाइड किया गया है, यूके की गाइडलाइन ने इस चीज़ को रिकमेंड किया है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आता है कि लीवर डिजीज़ को डेवलप करने के लिए 30 ग्राम इथेनॉल पर डे अगर कोई शख्स कंज्यूम करता है तो उस कंडीशन में उसको लिवर डिजीज़ डेवलप हो सकते हैं, यानी कि 25 to 30 यूनिट पर वीक ऑफ इथेनॉल कंज्यूम करने से आपको लिवर डिजीज़ हो सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो इस तरह से है कि 80 ग्राम ऑफ पर डे 80 ग्राम पर डे अगर आप कंज्यूम करते हैं 5 ईयर तक तो आप एडवांस लिवर डिजीज़ के अंदर फॉल कर जाएंगे। और अगर आप 160 ग्राम पर डे कंज्यूम करते हैं 8 साल तक तो उस कंडीशन में आपको सिरोसिस हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 पॉइंट निकल आ रहे हैं कि 30 ग्राम पर डे की कंडीशन के अंदर आपको लिवर डिजीज़ होगा, 80 ग्राम पर डे की कंडीशन अगर आप 5 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो एडवांस लिवर डिजीज़ डेवलप हो जाएगा, और 160 ग्राम पर डे अगर आप कंटिन्यू रखते हैं 8 साल तक तो उस कंडीशन में आपको सिरोसिस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखते हैं, 30 ग्राम पर डे, 80 ग्राम पर डे एंड 160 ग्राम पर डे। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड पॉइंट पे पहुँचते हैं जो कि है ड्रिंकिंग पैटर्न। ड्रिंकिंग पैटर्न जो है उसके बारे में जो डाटा है वो कॉन्फ्लिक्टिंग है। पहला पॉइंट तो ये है कि डाटा अपने आप में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है, और दूसरी बात यह है कि बिंज ड्रिंकिंग जो है वो लेस हार्मफुल है इन कंपैरिजन टू कंटिन्यूस ड्रिंकिंग। कंटिन्यूस ड्रिंकिंग से जो हार्म है वो ज़्यादा है बिंज ड्रिंकिंग के मुकाबले में। ये आपको ध्यान रखना है। और थर्ड पॉइंट हमारा आता है, थर्ड पॉइंट है हमारा सेक्स, यानी कि जो वीमेन हैं उनके अंदर हायर चांस हैं डेवलप होने के इन कंपैरिजन टू मेल। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिंपल सी है कि अगर मेन एंड वीमेन सेम अमाउंट के अंदर अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर वीमेन के ब्लड में इथेनॉल का लेवल ज़्यादा पाया जाएगा इन कंपैरिजन टू मैन। मिसाल के तौर के ऊपर अगर दोनों 10 ग्राम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो अगर 2.5 मिलीग्राम अल्कोहल ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचता है मेल के, तो फीमेल के अंदर ये मिकदार 5 मिलीग्राम तक हो जाएगी। ठीक है, यानी सेम अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद भी विमेन के ब्लड के अंदर अल्कोहल ज़्यादा तेज़ी से जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जेनेटिक्स के बारे में। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ जीन जो कि अल्कोहल मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होती हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ये जो जीन्स हैं इनका इंपॉर्टेंट रोल है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का और एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज का, और इसके अलावा गाबा रिसेप्टर का। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे एक नाम आता है जो कि अक्सर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, उसका नाम है PNPLA3 जीन। इसका नाम आपको ध्यान रखना है। इसका नाम है पिटेटिन लाइक फास्फोलाइपेज डोमेन कंटेनिंग। इसका दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है, वो है एडिपोन्यूट्रिन। एडिपोन्यूट्रिन का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो है सिरोसिस ऑफ लीवर के साथ में, चाहे से वो अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ की वजह से हो रहा हो या नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ की वजह से हो रहा हो, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ की वजह से हो रहा हो। यानी सिरोसिस के डेवलप होने की जो सस्पेक्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है एडिपोन्यूट्रिन जीन के ऊपर। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है।
अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, जो कि है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ओबीस और अंडरवेट दोनों ही कंडीशन के अंदर आप रिस्क फैक्टर में फॉल कर रहे हैं। अगर आप ओबीस हैं या आप अंडरवेट हैं तो दोनों ही कंडीशन के अंदर ज़्यादा चांस है कि आपको एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो जाएगा। बस दूसरा पॉइंट अपने पास ये है, अगला पॉइंट, जो कि है कोएग्जिस्टिंग लिवर डिजीज़। क्रोनिक हेपेटाइटिस सी और NAFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, ये दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं जो कि एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के लिए रिस्क फैक्टर के तौर पे काम करती हैं। तो इन दोनों डिजीज़ के आपको नाम क्या रखने हैं। अगर किसी को क्रोनिक हेपेटाइटिस सी है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसे एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ डेवलप हो जाए, और अगर किसी को NAFLD है तो उस कंडीशन में भी काफ़ी चांसेस हैं कि उसको एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ भी हो जाए। तो यहाँ पर हमने सारे रिस्क फैक्टर ख़त्म कर लिए हैं, जिसमें हमने देखा था सबसे पहले अमाउंट ऑफ एल्कोहल कंज्यूम्ड, उसके बाद हमने देखा ड्रिंकिंग पैटर्न, फिर देखा हमने सेक्स, फिर देखा हमने जेनेटिक्स, और उसके बाद हमने सीखा है न्यूट्रिशन एंड कोएग्जिस्टिंग लिवर डिजीज़ के बारे में। तो इन पॉइंट्स को अपने दिमाग के अंदर रखना है आपको। आई होप यू लाइक द वीडियो।